नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है भारत के संविधान के बारे में हमारी कक्षाएं चल रही थी। आज का जो विषय वो है संघ एवं इसके क्षेत्र, यानी हम जो पढ़ेंगे समस्त भागों के बारे में। भाग एक से लेकर के हम निरंतर पढ़ते जाएंगे, कौन से भाग में किसकी व्याख्या की गई, संपूर्ण व्याख्या के साथ अपने ये रहेंगे। तो जैसा कि संघ एवं इसका क्षेत्र वो भाग फर्स्ट में दिया गया है, इसमें भाग फर्स्ट में दिया गया है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है ना। तो इस चैनल के ऊपर आपको परिपूर्ण कक्षा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक भाग पढ़ लेते हो उसके बाद कक्षा नहीं आएगी, या कम आती है या शॉर्ट रूप में आती है। तो पूर्ण विवरण के साथ इस चैनल पर कक्षा चलती रहेगी। देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संघ और उसके क्षेत्रों का जो वर्णन है भारतीय संविधान में, ये हमने थंबनेल के अंदर देख लिया है। संघ एवं उसके जो क्षेत्र दिए गए हैं, तो ये कौन से भाग में दिए गए? ये भाग फर्स्ट में दिए गए, भाग फर्स्ट में दिए गए। ये भी बिल्कुल याद रखना है कि फर्स्ट भारत के संविधान के भाग फर्स्ट में किसका वर्णन है? तो संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरा, इनके जो अनुच्छेद पूछ लिए जाते हैं, कौन से अनुच्छेद में संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक, 1 से 4 तक संघ एवं उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया। हम बारी बारी पढ़ेंगे कि अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर क्या दिया गया। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर। अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर अनुच्छेद 1 में क्या दिया गया? देखिए, सबसे पहले बात करें कि इसके अंदर ये बताया गया अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर कि जो भारत होगा, भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत संविधान सभा ने दोनों शब्दों का प्रयोग किया है, भारत और इंडिया, ये राज्यों के समूह का नहीं हुआ। यानी ये जो है भारत, ये राज्यों का समूह न होकर के, ये राज्यों का समूह न होकर क्या होगा? न होकर ये होगा राज्यों का संघ। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। देखिए, पूर्ण व्याख्या से पढ़ेंगे हम। अब अनुच्छेद फर्स्ट में लिखा गया कि भारत यानी इंडिया, ये राज्यों का समूह न होकर क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। तो ये जो ये व्यवस्था दी गई है, दो बातों को स्पष्ट कर दिए। कौन सी बातों को? पहले तो एक देश का नाम, पहले तो एक बात को ये देती है कि एक तो देश के नाम के बारे में ये उल्लेख करती है, और दूसरे में जो राज पद्धति का प्रकार, जो दूसरा वर्णन इसमें किया जाता है वो है राज पद्धति का प्रकार। ये दो प्रकार के इसके अंदर वर्णन किए गए हैं। यानी भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा, और संघ में एक तो देश के नाम के बारे में उल्लेख होगा और दूसरा राज पद्धति के बारे में प्रकार होगा, ठीक है ना। यहाँ की संविधान सभा के अंदर जितने भी सदस्य थे, उनका सभी का एक मत नहीं था, एक मत नहीं था। किस बारे में? भारत के नाम को लेकर के, भारत के नाम को लेकर के, भारत के नाम को लेकर एक मत नहीं था। इसलिए कुछ लोगों ने इससे कहा था भारत, इसका जो प्राचीन नाम है वही रहने दिया जाए। कुछ लोगों ने इसका जो आधुनिक नाम था इंडिया, तो लोगों कुछ इसमें जो लोग थे संविधान सभा के अंदर, उन्होंने कहा कि इसका नाम है वो इंडिया रखा जाए। तो संविधान सभा ने इन दोनों को ही मान लिया, संविधान सभा ने दोनों को ही मान्यता दे दी, दोनों को मान्यता दे दी, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है। तो दोनों का नाम इसके अंदर स्वीकार कर लिया गया, ठीक है ना। अब अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? बी आर अंबेडकर साहब क्या कहते हैं? अंबेडकर जी ये कहते हैं, अंबेडकर जी का कहना है कि जो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ, ये जो उक्ति है, इसके दो प्रमुख कारण है। राज्यों का संघ इसलिए कहा गया, इसके दो प्रमुख कारण उन्होंने बताया कि एक तो इसके अंदर क्या है? भारतीय संघ में, एक तो है भारतीय संघ में राज्यों का समझौता नहीं, भारतीय संघ में राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं, कोई समझौते का परिणाम नहीं। यानी अगर हम इसे संज्ञा देंगे कि भारत एक राज्यों का संघ है, तो इससे दो कारण निकल के आएंगे कि एक तो भारतीय संघ में राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं है, यानी इसमें कोई समझौता करके इसको राज्यों का संघ नाम नहीं दिया गया। और दूसरा जो उन्होंने कारण बताया था कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है, विभक्त होने का अधिकार नहीं है।
विभक्त होने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, पूरा देश है वो एक प्रशासनिक सुविधा के लिए बंटा हुआ नहीं है। ठीक है ना। उसका कारण ये है कि भारत को राज्यों का संघ कहने का कारण बी आर अम्बेडकर ने बताया था। पहला जो उन्होंने कारण बताया था वो उन्होंने बताया था भाई कि भारतीय संघ में राज्यों के बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है ये। ठीक है ना, जो राज्यों का संघ उन्होंने नाम दिया। और दूसरा, राज्यों का संघ बनाने का ये एक प्रमुख कारण रहेगा कि राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं है। राज्य स्वयं अगर चाहता है कि वह एक संघ से हट करके अपने अलग देश बनाए तो उसके पास ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आगे अगर हम बात करें संघ को लेकर के क्या विचार थे, तो अनुच्छेद फर्स्ट के अंदर ये लिखा गया है। अनुच्छेद फर्स्ट में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। वो कौन कौन सी श्रेणियां थी? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है राज्यों का क्षेत्र। सबसे पहले बात करें तो वो है राज्यों का क्षेत्र। दूसरा अगर हम बात करें वो है संघ क्षेत्र। कौन सा? संघ क्षेत्र है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा जो श्रेणी है वो है, तो ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा क्या कर लिया जाएगा? अधिकृत कर लिया जाएगा। भारत सरकार द्वारा अधिकृत कर लिया जाएगा। ठीक है ना। ऐसे जो क्षेत्र जो केंद्र शासित प्रदेश के नाम से उजागर हुए थे, एक तो इन्होंने श्रेणी बताया था राज्यों का क्षेत्र होगा। पूरे संघ के अंदर भिन्न भिन्न राज्य होंगे, लेकिन उनका जो एक राज्यों का एक संघ क्षेत्र होगा, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र होंगे जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा क्या कर लिया जाएगा? अधिकृत कर लिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहली अनुसूची में दर्शाया गया था, पहली अनुसूची के अंदर क्या दर्शाया गया था? पहली अनुसूची में ये लिखित किया गया था, ये दर्शाया गया था कि पूरे भारत के अंदर 28 राज्य होंगे। कितने? 28 राज्य होंगे, और 9 क्या होंगे? केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 9 क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश, जो वर्तमान के अंदर है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। तो अब क्या किया जाए इसके अंदर कि जो संविधान के उपबंध है, संविधान के जितने भी उपबंध है वो इस पर समान रूप से लागू रहेंगे। संविधान के उपबंध इन पर समान रूप से लागू रहेंगे। जबकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे लागू रहेंगे, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिनको छोड़ा गया था, कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके, जिसमें मुख्य रूप से कौन से? महाराष्ट्र आता है, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, बहुत ऐसे क्षेत्र आए थे जिनका जो वर्णन किया गया है वो 5वीं और 6वीं अनुसूची में किया गया था। ठीक है ना। अब आगे अगर हम देखें, आगे हम देखें अनुच्छेद 2 की बात करें। अनुच्छेद 2 में क्या वर्णन किया गया था? अनुच्छेद 2 में प्रमुख जो वर्णन था वो ये था कि संसद के द्वारा विधि के रूप में, संसद के द्वारा विधि के अनुसार, कानून के अनुसार संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जाएगा। संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। राज्यों का प्रवेश क्या किया जा सकता है? नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, उनका गठन भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 में यह वर्णन किया गया है कि संसद अगर चाहे तो विधि के अनुसार जो उसे ठीक लगे संघ में नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसमें 2 प्रकार की शक्तियां दी गई थी जो हमने पढ़ ली है। पहली जो शक्ति थी वो है नए राज्यों को भारत में शामिल करना। पहली जो शक्ति थी नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति थी। ठीक है ना। अगर संसद चाहे तो कानूनी रूप से जिस तरह वो ठीक समझे नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। दूसरी थी नए राज्यों को गठन करने की शक्ति तो ये 2 शक्ति जो दी गई है वो अनुच्छेद 2 के अंदर भारतीय संविधान में दी गई है। तीसरे जो अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद 3 की बात करें तो तीसरे अनुच्छेद में भारतीय संविधान में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन उसके अंदर क्या कंडीशन दी गई है? अनुच्छेद तीसरे में दिया गया है कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाए या बढ़ा सकती है। संसद क्या कर सकती है? घटाए या बढ़ा सकती है। ठीक है ना।
यदि कोई दो राज्य छोटे हैं, कोई दो राज्य छोटे हैं तो उनको मिलाकर क्या कर दिया जाएगा, एक कर दिया जाएगा। तीसरी जो है, कोई एक राज्य बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा हो गया तो उनको विभक्त करके दो क्षेत्रों में उनको बांटा जा सकता है। तीसरा जो है, चौथा जो है, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 3 में लिखा गया है, परिवर्तन किया जा सकता है। चौथी जो है, पांचवी, तो उसके अंदर क्या लिखा गया है, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, नाम परिवर्तन किया जा सकता है। अब देखिए, संसद ऐसे काम तो कर सकती है कि किसी राज्य के क्षेत्र को क्या कर सकती है, घटा और बढ़ा सकती है। दो जो राज्य छोटे हैं तो उनको मिलाकर के वह एक राज्य में परिवर्तन कर सकती है। यदि एक राज्य क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा है तो उसे दो राज्यों में बांट सकती है। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य का नाम है वो परिवर्तन करने की जो शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 3 में दी गई है। अब देखिए, इसके अंदर एक चीज भी और है, अगर इनमें कोई परिवर्तन करना होता है, अनुच्छेद 3 में दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। दो शर्तों का उल्लेख किया गया है। दो शर्त कौन सी है? वो एक पहली जो शर्त है वो है कि जो हमने जो परिवर्तन पढ़े थे ऊपर, जो परिवर्तन पढ़े थे, परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश कौन लाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 1, 2, 3 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है ना। अगर उपरोक्त में कोई परिवर्तन करना होता तो उस परिवर्तन से संबंधित कोई जो अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद में कहां पर लाया जाएगा, संसद में लाया जाएगा। ये उनका पहली शर्त थी। और दूसरी क्या चीज है? दूसरी ये है कि पूर्व, देखिए, राष्ट्रपति क्या करेगा, उस अध्यादेश को जो अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति महोदय, उस अध्यादेश को संबंधित राज्य से, जिस राज्य में परिवर्तन करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो संबंधित राज्य के विधानमंडल को यह मत भेजा जाएगा। विधानमंडल को क्या भेजा जाएगा? यह मत भेजा जाएगा। तभी इसके अंदर क्या होगा, परिवर्तन किया जा सकता है, क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, या राज्य के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है ना। तो इसके अतिरिक्त जो संसद होती है उसके अंदर नए राज्यों का निर्माण करने की शक्ति होती है। नए राज्यों का निर्माण तो वो कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण। फिर नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार से होगा? तो वो निर्माण इसलिए होगा, किसी भी, अगर कोई राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है तो उसके कुछ क्षेत्रों को लेकर के नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या दो छोटे राज्य हैं तो उनको मिलाकर के किसी एक राज्य में वह परिवर्तन कर सकती है। तो संसद के पास यह बिल्कुल अधिकार होता है। अगर अनुच्छेद 4 की बात करें, अनुच्छेद 4 की बात करें, अनुच्छेद 4 के अंदर क्या वर्णित दिया गया है? अनुच्छेद 4 में वर्णित दिया गया है कि जो हमने अनुच्छेद पढ़ा था 2, अनुच्छेद 2 के अंदर क्या था? अनुच्छेद 2 में था कि नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, नए राज्यों का प्रवेश किया जा सकता है, या उनका क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। और वही अनुच्छेद 3 में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 3 के अंदर पढ़ा था कि राज्यों का निर्माण सीमाओं, क्षेत्रों व नाम परिवर्तन में, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 के अंदर ये लिखा गया था कि राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, सीमाओं को बढ़ा घटा सकती है, क्षेत्र को बढ़ा घटा सकती है और नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो ये क्या होगा? तो ये जो संशोधन है इसके अंदर ये जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ये जो संशोधन है नहीं माना जाएगा। ये जो संशोधन किया जाता है कि नए राज्यों का प्रवेश हो, राज्यों का निर्माण हो, सीमाओं में बढ़ोतरी हो, कटौती हो, या क्षेत्रों में बदला जाए, या नाम में परिवर्तन किया जाए, तो ये क्या होगा? ये एक अनुच्छेद 368 जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जिसके अंदर लिखी गई है वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। ये अनुच्छेद 4 में वर्णित किया गया है।
तो यहाँ हमने पढ़ लिया है कि अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4 के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अंदर क्या कुछ वर्णित किया गया है संघ को लेकर के और विभिन्न राज्यों को लेकर के। अब आगे जो बात आती है कि इन अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए, इन अनुच्छेदों का प्रयोग करते हुए किन किन राज्यों में, देखिए एक चीज कंडीशन ये भी होती है, एक कंडीशन ये भी होती है कि जो अपने पड़ोसी देश है उनके कुछ राज्यों को, कुछ क्षेत्रों को, यानी भारत क्या करेगा, देखिए यहां स्पष्ट रूप से भारत के अंदर, भारत जनसंख्या बहुल्य के आधार पर या ऐसा कोई क्षेत्र आता है जो कि विदेशी राज्यों से संबंध रखता है, तो वो क्षेत्र उन राज्यों को, उन देश को सौंप सकता है और उनसे कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र है वो अपनी ओर मिला सकता है। तो ऐसे प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अंदर हुए थे, उनकी चर्चा हम कभी विशेष रूप से करेंगे। तो यहाँ पर जो अनुच्छेद 1 से 4 तक जो पूर्ण रूप से वर्णित थे कि अनुच्छेद 1 के अंदर भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा, ठीक है ना। सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा, नए राज्यों का प्रवेश और गठन किया जा सकता है, नए राज्यों का प्रवेश व गठन किया जा सकता है। थर्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा, सीमाओं का बढ़ोतरी और घटोतरी हो सकती है, नाम में परिवर्तन हो सकता है, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। चौथे में जो हमने पढ़ा उसके अंदर 2 व 3 के जो अनुच्छेद है वो उनका जो संशोधन है वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा। तो इस क्लास के अंदर हमने संघ और राज्यों के विवरण बारे में जाना था। अगली जो क्लास रहेगी वो भाग 2 को लेकर के रहेगी और उसके अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं नागरिकता के, हम पॉइंट टू पॉइंट है वो करते जाएंगे और साथ में हम एमसीक्यू भी इसकी शुरू कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।